हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक से पार्ट 3 और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। पार्ट 1 में हम लोगों ने हिस्ट्री देखा, सेकंड पार्ट में ज्योग्राफी और थर्ड पार्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 40 MCQ पॉलिटी से। तो अगर आपने इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ा है इंडियन पॉलिटी को तो कवर कीजिए सारे क्वेश्चन को और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्वेश्चंस को थोड़ा और टफ कीजिए। देखिए, लुसेंट में जो दिया गया है मैं वही कर रहा हूं और मैं जो अलग से क्वेश्चंस कराता हूं वो तो आपको पता है कि मेरा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होता है। बट यहाँ पे हम लोग लुसेंट की बात करें तो लुसेंट में जो बुक है मैं क्वेश्चंस दिया गया वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ना तो डिफिकल्ट कर सकता हूँ ना ही ईजी कर सकता हूँ। जो बुक में आपने पढ़ा है सेम टू सेम वो क्वेश्चन मैं आपके साथ रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूना समझौता 1932 में हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1932 अब आपको याद नहीं रखना है, इसके साथ ही आपको याद रखना है 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात की गई थी। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861। 1833 भी आपको पता होगा क्यों फेमस है, क्योंकि इसके तहत भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। ठीक है ना। और 1892 इसलिए फेमस है क्योंकि बजट पर चर्चा की बात जो की गई थी सबसे पहले इसी अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, और 1909 आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये काफ़ी चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की इसमें पद्धति लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। जस्ट मैंने आपको बता ही दिया 1909, और इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्धार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये बात की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप पे जहाँ हो सके वहाँ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वैल्यूएबल कॉन्टेंट हमेशा मिलती रहती है। अगला पॉइंट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना से संबंधित 2-3 पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ये आपको पता होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये 2-3 पॉइंट्स है, अच्छे से याद रखिएगा। इसके अंतर्गत बात करें तो लोक कल्याण शब्द प्रस्तावना में नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। सेक्युलर का अर्थ हो जाता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची का ग्रहण जो किया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, एम.एन. राय, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एम.एन. राय जी के द्वारा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर कराया था, जाकि आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, और पॉलिटी के भी टॉपिक वाइज वीडियो आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान
पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया गया, लेकिन अधिकतर जो प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जनता को सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये आपको प्रजातंत्र के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल्य कर्तव्य को, तो मूल कर्तव्य हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था पूर्व सोवियत संघ के, जो कि देश से कह सकते हैं, इसी से विचार ये ग्रहण किया गया था, पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मूल कर्तव्य जो अगर हम बात करें तो कौन से भाग में आता है? तो भाग 4 के फर्स्ट में आता है। ठीक है, भाग 4 के 1 के अंतर्गत आता है। और इसका अनुच्छेद क्या है? तो इसका अनुच्छेद 51 के क आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल 11 है। मूल संविधान में टोटल 10 था, लेकिन जो कि कह सकती हैं 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां को जोड़ा गया था। तो ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये कह सकते हैं जर्मनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद कह सकते हैं ये हमारा कहाँ से हो जाएगा? कनाडा से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कनाडा। हमारे पेड कोर्सेज में सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया जा चुका है। ये सभी टॉपिक्स तो बहुत मैंने बारीकी से आपको वहाँ पे समझा दिया। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है, उनका तो नोट्स अच्छे तरीके से रेडी भी हो गया सब चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो किया गया भाग 20 में किया गया, 368 अनुच्छेद के तहत, जो कि कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से ये ग्रहण किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? भाग 9। और चलिए अगला पॉइंट से, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया? नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में? भाग 4। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद आता है 36 से लेकर के 51 तक। और ये कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? यानी कि यूएसए के संवैधानिक आदर्शों पर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था, जो कि कह सकते हैं ये होगा। साथ ही साथ मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वानुलोकन। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, भाग 3 को, और इसी में मूल अधिकार की बात की गई है। और मूल अधिकार यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी याद रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक आता है? इसका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है, ये ध्यान रखिएगा, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि मूल अधिकार के अंतर्गत संख्या कुल कितनी है? तो मूल संविधान में टोटल 7 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में टोटल 6 है। ठीक है, वर्तमान में कुल 6 संख्या है मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार के अंतर्गत। हटाया कौन सा गया था? जो 7वां था वो हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को अब हटा करके कानूनी अधिकार 300 के ए में डाला गया, अनुच्छेद 300 के ए में। तो ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कह सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 19 के फर्स्ट के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है।
ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता या फिर समानता का अधिकार आता है। 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो हम कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आर्टिकल 93, आपको पता होगा अनुच्छेद 93 के अंतर्गत क्या होता है कि लोकसभा अपने सदस्यों की जो पहली बैठक होती है उसी के अंतर्गत अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो कह सकते हैं लोकसभा के खुद सदस्य ही होते हैं। चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति हम कह सकते हैं किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। डी बिल्कुल सही आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित हम यहाँ पे कह सकते हैं अनुच्छेद आता है कौन सा? अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत आता है, लेकिन बच्चों के शोषण से संबंधित 24 है। और 23 आपको पता होगा, 23 के अंतर्गत कह सकते हैं दुष्व्यवहार और जो कि बालाश्रम के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा था कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कह सकते हैं अनटचेबिलिटी, जिसको हम लोग अस्पृश्यता का अंत के रूप में जाना जाता है, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध हो जाता है दल बदल विरोध कानून के अंतर्गत, ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन, ये याद रख सकते हैं, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के बारे में उल्लेख नहीं है या फिर लागू नहीं किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि 6ठी अनुसूची में विशेषकर 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कह सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ना कि मणिपुर। यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पहला सूची के अंतर्गत बात करें तो अनुसूचियाँ और संबंधित विषय से बात करना है। चलिए हम यहाँ पे करके मैच करते हैं। चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो इसके संबंध में विभिन्न राज्यों में जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है उसके बारे में बात की गई है। तो ये राज्यसभा से संबंधित होगा। फर्स्ट का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी को टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ 6ठी अनुसूची मैंने आपको जस्ट बताया, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत हम लोग जनजातीय क्षेत्र से संबंधित बात करते हैं। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया, भाषा संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1951 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, इसको याद रखेंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था, तो अनुच्छेद 29 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ की जरूरत नहीं होती है, यानी कि शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में हम लोग भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को जाना जाता है, जो कि अनुच्छेद 76 के अनुसार इनका उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ये नियुक्त होते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार निर्भर होता है। चलिए अगला पॉइंट्स, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स क्या है? भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ये होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन सी। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148, 151 के अंतर्गत किया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नई संसदीय जो समिति प्रणाली है की शुरुआत कब की गई थी? नई संसदीय समिति प्रणाली की स्टार्टिंग की गई थी 1991, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, सी करेक्ट है।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो परामर्श होती है वो सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं या फिर उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सी को टिक करेंगे, राज्यपाल। अगला पॉइंट, भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किस में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो विधान परिषद संबंध में हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका है कि विधान परिषद वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में कौन कौन से? तो कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में। तो इनमें से हम किसी में नहीं कह सकते, किसी में भी नहीं है। तो उपरोक्त में से किसी में नहीं, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169। ठीक है, बी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब वेट किस लिए कर रहे हो? इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है। एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि रोजाना इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।